अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बायोलॉजी का आपका चैप्टर 12 का लास्ट टॉपिक है द फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे हमने हॉर्मोन्स को डिटेल में पढ़ा, डिफरेंट हॉर्मोन्स को और ग्लैंड्स को, तो एक चीज़ हमने देखी थी कि हर हार्मोन की ही अगर उसका लेवल लो हो जाए तब भी वो प्रॉब्लमेटिक है, और अगर उसकी उसकी अमाउंट एक्सेस हो जाए, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए उस हार्मोन की अमाउंट, तो भी वो प्रॉब्लमेटिक था। ठीक है, तो हार्मोन्स की प्रोडक्शन को भी कंट्रोल में होना चाहिए। ठीक, तो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स ही हार्मोन के को कंट्रोल करते हैं। एक हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है तो या तो कोई दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस होगा, तब ये फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस होना बंद होगा। ठीक है, या फिर यही हार्मोन जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, जो इसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है, दैट इफेक्ट विल अगेन अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ द सेम हार्मोन। ठीक है, यानी इसका जो आउटपुट आ रहा था, इस हार्मोन का जो आउटपुट आ रहा था, दैट आउटपुट विल ऑल्सो कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ सेम हार्मोन जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, तो फीडबैक क्या चीज होती है? फीडबैक इज द रिस्पॉन्स। ठीक है, hormones are controlled, या प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या चीज़ है? फीडबैक क्या चीज़ होती है? कॉमनली फीडबैक वर्ड हम कब सुनते हैं कि जब हमें कहना होता है कि फॉर एग्जांपल यूट्यूबर्स कहते हैं कि हमें फीडबैक दीजिएगा, हमें अच्छी फीडबैक नहीं आई इस वीडियो की, या हमें बुरी फीडबैक आई है या अच्छी फीडबैक आई है, इस तरह से। तो फीडबैक इज जस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, जस्ट एन आउटपुट। ठीक, आपने कोई एक्शन किया और उसका कुछ आउटपुट आ रहा है, कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो हॉर्मोन्स क्या थे? हॉर्मोन्स कोई एक्शन परफॉर्म कराते थे। ठीक है, बॉडी की कोई नीड है और ग्लैंड ने कोई हार्मोन प्रोड्यूस किया है। ठीक है, सही। तो हार्मोन ने जाके किसी इफेक्टर ऑर्गन पे इफेक्ट किया है। ठीक है, दैट इफेक्टर ऑर्गन अंडर द एक्शन ऑफ दैट हार्मोन, दैट इफेक्टर ऑर्गन क्या करेगा? इट विल शो अ रिस्पॉन्स, यानी इट विल गिव एन आउटपुट। इसको एक इनपुट मिला है हार्मोन की फॉर्म में। ठीक है, इसे एक मैसेज मिला है हार्मोन की फॉर्म में, और इसने इफेक्टर ऑर्गन ने उसका आउटपुट देना है। बिल्कुल जैसे थायराइड, जैसे कि थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स किसको इफेक्ट करते हैं? बॉडी सेल को इफेक्ट करते हैं ताकि वो ग्रो करें। ठीक है, इसके अलावा कैल्सिटनिन हार्मोन किसको इफेक्ट करता है? ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक, इसी तरह जितने भी हार्मोन्स हमने पढ़े हैं सब में यही देखा है ना कि ग्लैंड से हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, और हार्मोन ने जाके किसी भी इफेक्टर को इफेक्ट करना है, ट्रिगर करना है, दैट इफेक्टर विल शो अ रिस्पॉन्स। ठीक है, वो इफेक्टर कोई रिस्पॉन्स शो करेगा, कोई भी एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, दैट एक्शन विल बी द आउटपुट ऑफ दैट हार्मोन। हार्मोन इज एन इनपुट, और फिर जो भी इसकी वजह से जो भी चेंज आएगा दैट विल बी कॉल्ड द आउटपुट। ठीक है, तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या है कि ये हार्मोन कितनी देर तक प्रोड्यूस होता रहे, कितनी अमाउंट में प्रोड्यूस होता रहे, ज़्यादा अमाउंट चाहिए या कम, इसकी जो भी अमाउंट प्रोड्यूस हो रही है ना फ्रॉम दैट ग्लैंड, तो इफेक्ट तो शो हो रहा है। दैट आउटपुट विल अगेन ट्रिगर दैट ग्लैंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दैट आउटपुट, जो भी एक्शन इसकी वजह से हुआ है, मीन्स ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया, या ब्लड से कैल्शियम का लेवल कम हो गया। ठीक है, जो भी आउटपुट मिला है, दैट आउटपुट विल अगेन कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ द सेम हार्मोन। अपने ही इनपुट को ये आउटपुट कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये एक इनपुट था जो एक ऑर्गन को मिला था। ठीक, इसकी वजह से जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, दैट आउटपुट विल अगेन कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन आउटपुट। वो उसी हार्मोन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करने लग जाए। इस चीज को कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, हार्मोन्स में फीडबैक मैकेनिज्म बहुत कॉमनली देखा जाता है कि जो हार्मोन की वजह से जो भी चेंज आया है वो ही चेंज वापस इस हार्मोन को या तो ब्लॉक कर देगा कि ये हार्मोन अब प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर ये चेंज इसको दोबारा ट्रिगर करेगा। ठीक है, यही हार्मोन बॉडी को और रिक्वायर्ड है, और अमाउंट में प्रोड्यूस करो। ठीक है, तो हार्मोन की प्रोडक्शन पे इसी के अपने आउटपुट की वजह से हार्मोन की अमाउंट या डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी फर्दर। ठीक है, इस मैकेनिज्म को, दैट एन आउटपुट विल कंट्रोल द प्रोडक्शन और विल इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ दैट हार्मोन, इट्स ओन हार्मोन। ठीक है, एक हार्मोन ने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया है, वो जो चेंज प्रोड्यूस किया है, दैट चेंज विल इटसेल्फ डिसाइड दैट द सेम हार्मोन
शुड बी प्रोड्यूस इन हायर अमाउंट और लेसर अमाउंट, ठीक है। यही आउटपुट डिसाइड करेगा कि और हार्मोन प्रोड्यूस करना है या नहीं, और हार्मोन की जरूरत है या नहीं, ठीक है। इस तरह के मैकेनिज्म को, जिसमें एनी चेंज प्रोड्यूस्ड बाय द हार्मोन विल कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ द सेम हार्मोन, इस चीज को हम कहते हैं द फीडबैक मैकेनिज्म। यानी इसने कुछ एक्शन परफॉर्म कराया, उसका कुछ फीडबैक आ रहा है वापस, ठीक है। वापस इस ग्लैंड के पास फीडबैक आ रहा है कि इस हार्मोन से ये एक्शन परफॉर्म हो चुका है, बॉडी में ये चेंज आ चुका है, वो चेंज आके इस ग्लैंड को रिपोर्ट करेगा, ठीक है, और ग्लैंड को ट्रिगर करेगा दैट यू हैव टू प्रोड्यूस मोर हार्मोन या यू हैव टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ दैट हार्मोन, ठीक है। दैट आउटपुट विल कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन हार्मोन, ठीक है। अब इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुत कॉमन लाइफ की अगर फीडबैक समझ में नहीं आ रहा तो फिर इस चीज को देखो कि एक प्लांट बॉडी में, फॉर एग्जांपल ये एक एप्पल ट्री है, ठीक है, इसमें बहुत सारे इमेच्योर ग्रीन एप्पल्स लगे हैं, ठीक है। अब देखने में ये आता है, कॉमन ऑब्जर्वेशन ये है कि एक अरसे तक, एक टाइम पीरियड तक ये जो अनराइप्ड एप्पल्स होते हैं, जो बहुत स्मॉल से ग्रीन एप्पल्स होते हैं, वो एक टाइम तक वो स्लोली ग्रो कर रहे हैं, उनमें से अभी भी कोई येलो नहीं हुआ, अभी भी स्वीट इन टेस्ट नहीं हुआ, मीन्स उसकी राइपनिंग स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन जैसे ही किसी एक एप्पल में राइपनिंग स्टार्ट होती है तो मे बी आप रात को सोओगे, सारे एप्पल्स ग्रीन थे, आप सुबह उठोगे तो एप्पल्स सारे राइप हो चुके हैं, ठीक है। तो फ्रूट्स बिल्कुल इस तरह ओवरनाइट ही फ्रूट्स फौरन से राइप हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लांट की बॉडी में हार्मोन्स जनरेट होते हैं, वो हार्मोन्स फ्रूट राइपनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हार्मोन क्या करेगा? हार्मोन, सपोज प्लांट ने क्या प्रोड्यूस किया, हार्मोन ए, ठीक है, इसको मैं कह रही हूँ राइपनिंग हार्मोन। ये क्या करेगा? इट विल कॉज द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, अनराइप्ड फ्रूट्स, ठीक है। जब ये हार्मोन फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस हुआ, इसने जाके फ्रूट्स की राइपनिंग स्टार्ट की, तो सबसे पहले फर्स्ट एप्पल राइप हुआ। पहले हार्मोन की अमाउंट बहुत थोड़ी सी थी, ठीक है, तो एक एप्पल राइप हुआ। जैसे ही एक एप्पल राइप हुआ, देखने में ये आया कि फौरन ही विद इन 1 और 2 डेज सारे के सारे वो जो हंड्रेड्स ऑफ एप्पल्स थे, एकदम ओवरनाइट वो सारे राइप हो गए, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों होता है कि जब प्लांट में राइपनिंग केमिकल्स जनरेट होते हैं, राइपनिंग हार्मोन्स जनरेट होते हैं, तो वो हार्मोन्स लेस अमाउंट में जनरेट हुए हैं पहले, ठीक है। कोई एक आधा फ्रूट राइप होगा, ठीक है। जब वो फ्रूट राइप हो गया, ठीक है, उसमें राइपनिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये क्या था? इनपुट। फ्रूट ने इनपुट रिसीव किया और रिएक्शन शो किया कि उसने राइपनिंग स्टार्ट कर दी। राइपनिंग वॉज द आउटपुट, ठीक है। द चेंज, इस हार्मोन की वजह से क्या चेंज आया है? राइपनिंग, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ एक फ्रूट में हुई है अभी तक, ठीक। दिस राइपनिंग, यानी राइपनिंग हो गई ना, इस राइपनिंग की वजह से, इस राइपेंड फ्रूट की वजह से बहुत सारे इसी के अंदर से ऐसे केमिकल्स जनरेट होंगे विच विल ट्रिगर द प्लांट टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर राइपनिंग हार्मोन, ठीक है। यही राइपेंड फ्रूट फिर मैसेज भेजेगा प्लांट बॉडी को कि यू हैव टू प्रोड्यूस दिस हार्मोन इन वेरी लार्ज अमाउंट, ये हार्मोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करो जितनी की बाकी फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट है। तो इस राइपेंड फ्रूट ने ही डिसाइड किया कि ये और हार्मोन प्रोड्यूस होना चाहिए या नहीं, ठीक है। इसलिए जब एक फ्रूट राइप हो जाता है तो फिर फौरन से सारे के सारे फ्रूट्स राइप होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कैसा मैकेनिज्म है? फीडबैक मैकेनिज्म है। कोई इनपुट दिया गया था, कुछ आउटपुट आया, उस आउटपुट ने डिसाइड किया कि इस इनपुट को इंक्रीज किया जाए, ठीक है। सही? अब समझ आ गया फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक। अब फीडबैक भी दो तरह का हो सकता है, या तो वो जो चेंज है, वो जो आउटपुट है, आउटपुट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सेम हार्मोन, और आउटपुट विल डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ दैट हार्मोन, ठीक है। दो तरह का फीडबैक हो सकता है। अगर तो फीडबैक कुड बी नेगेटिव, फीडबैक कुड बी पॉजिटिव।
नेगेटिव फीडबैक कब होगा? व्हेन एन आउटपुट, आप आउटपुट को चेंज भी लिख सकते हो, व्हेन अ चेंज कॉज्ड बाय अ हार्मोन डिक्रीज लिखेंगे यहाँ पे हम, डिक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ द सेम हार्मोन, जिसने इस चेंज को प्रोड्यूस किया है ना, उसी हार्मोन की प्रोडक्शन को ये रोक दे। ठीक है, ऐसा इस तरह का फीडबैक जो अपने ही प्रोड्यूस करने वाले हार्मोन को की अमाउंट को ख़त्म कर दे, उसको डिक्रीज कर दे कि अब ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए मज़ीद, इस तरह के फीडबैक को क्या कहते हैं? नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक जो उस इनपुट को ही बस स्टॉप कर दे। ठीक है, अब इसी तरह पॉजिटिव फीडबैक बिल्कुल इसका ऑपोजिट, तो क्या होगा? व्हेन आउटपुट responds to increase the production of same hormone, जिसने इस आउटपुट को प्रोड्यूस किया था। ठीक है, इट्स ऑन हार्मोन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म हैं। अब हम इनकी एग्जांपल देखते हैं। नेगेटिव में नेगेटिव फीडबैक कौन सा वाला हार्मोन देता है? जैसे कि हमने देखा था ब्लड ग्लूकोज लेवल किससे कंट्रोल होता है? ग्लूकागोन एंड इंसुलिन से। ठीक है, ठीक। अब ग्लूकागोन का क्या काम है? इंसुलिन का काम है ग्लूकोज लेवल डाउन करना, ब्लड का ग्लूकोज लेवल डाउन करना, और ग्लूकागोन का क्या काम है? जब ग्लूकागोन प्रोड्यूस होगा तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, सपोज ये एक रेंज है, ये अगर हम स्केल ले लेते हैं तो दिस इज द रेंज जहाँ पे नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है। ठीक है, सपोज ये जो वैल्यूज हैं, कितना हमने देखा था, फ्रॉम 80 टू 120। ये अगर है 80 ml तो ये है 120 मिलीग्राम। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज है ब्लड ग्लूकोज लेवल की। ठीक, तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो जाएगा, 80s के करीब आ जाएगा, ये 80 से लो होने लगेगा, तो क्या होगा? फॉरन से ग्लूकागोन प्रोड्यूस होगा, ग्लूकागोन विल इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, जब ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगेगा, फॉरन से इंसुलिन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एंड दैट इंसुलिन विल डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल। ठीक है, अब क्या होगा? ये दोनों इंसुलिन ग्लूकागोन दोनों मिलके काम करेंगे तो क्या होगा? कभी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इसी के बीच में इंक्रीज डिक्रीज होगा, लेकिन इसी नॉर्मल रेंज में। वो 120 से इंक्रीज नहीं करेगा, वो 180 से डिक्रीज, वो सॉरी 80 से डिक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव फीडबैक क्या है? व्हेन इंसुलिन, जब इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, हम देखते हैं लो ग्लूकोज लेवल को मैं LGL लिख देती हूँ। ठीक है, अगर लो ग्लूकोज लेवल है, BG लिखते हैं, ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज मेंशन करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात हो रही है। लो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, क्या होगा? इंसुलिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। ठीक है, इसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब इंसुलिन एक हार्मोन है। ठीक है, इसने क्या करना है? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, इंसुलिन विल कॉज द इंक्रीज इन डिक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज है। ठीक है, अब क्या हुआ? अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत डिक्रीज होता है, इसका रिस्पॉन्स क्या है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करो। ठीक है, अब जब ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो गया, वही लो ग्लूकोज वाला ब्लड जब वापस पेनक्रियाज में पहुंचेगा, ठीक है, पेनक्रियाज से प्रोड्यूस हुआ था ना इंसुलिन प्रोडक्शन। ठीक है,
पेनक्रियास प्रोड्यूस करता है ना इंसुलिन, तो पेनक्रियास से इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा था, इंसुलिन की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो गया। जब वही लो ग्लूकोज वाला ब्लड पेनक्रियास में एंटर हुआ तो पेनक्रियास के सेल्स ट्रिगर हो गए कि ब्लड में तो ग्लूकोज लेवल लो है, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल ही इसको जाके रिस्पॉन्स कर रहा है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो चुका है, नाउ स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत डेंजरस हद तक लो ना हो जाए। ठीक है, तो इंसुलिन कॉजेज द ड्रॉप इन ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड ड्रॉप इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल विल स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, ठीक, सही। और नेगेटिव फीडबैक कब किया जाता है, कब हार्मोन्स का नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलता है, जब बॉडी को एक होम्योस्टैटिक इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड होता है, यानी नॉर्मल रेंज में इसको रखना है, तो जब ये लोअर रेंज तक आएगा, मींस 80s के करीब आएगा, 80 मिलीग्राम के करीब आ जाएगा, इसके बाद डेंजरस लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा लो नहीं करना। ठीक है, एक हद तक इंसुलिन प्रोड्यूस होना चाहिए, ब्लड ग्लूकोज लेवल एक हद तक ही रिड्यूस होना चाहिए। इसीलिए जब ब्लड ग्लूकोज लेवल एक हद तक डिक्रीज हो जाता है, इट विल ट्रिगर द पेनक्रियास टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ताकि फर्दर ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज ना हो जाए। ठीक है, इसी तरह हम पॉजिटिव फीडबैक को देखते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं। पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल है milk is produced in mammals by हॉर्मोन्स। ठीक है, फिर क्या होगा, जब हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, हार्मोन की वजह से एक पेरेंट की बॉडी में, एक मेमेलियन पेरेंट की बॉडी में मिल्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जब जो सकलिंग होगा, जब कोई बेबी उस मिल्क पे फीड करेगा, तो तब क्या होगा, जब कोई इन्फेंट उस मिल्क को सक करेगा, तो उसकी इस जो सकलिंग मोशन हो, सकलिंग मूवमेंट होगी, सेंसेशन होगी, उसकी वजह से, मिल्क इजेक्शन की वजह से, मिल्क का जो रिलीज हो रहा है बॉडी से, उस मिल्क इजेक्शन की वजह से वापस इस हार्मोन को ट्रिगर किया जाएगा, दैट मोर मिल्क प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, सही। एक हार्मोन बॉडी में रिलीज होगा मिल्क प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, व्हेन मिल्क इज इजेक्युलेटेड, जब मिल्क रिलीज होता है, तो इस रिलीज होने की वजह से यही जो रिस्पॉन्स है, मिल्क इजेक्शन जो है, इससे क्या होगा, दैट सेम हार्मोन इज इंक्रीज्ड। ठीक है, इसकी वजह से वो हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा, जब हार्मोन इंक्रीज होगा तो मोर मिल्क प्रोडक्शन होगी। ठीक है, सही। हार्मोन्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड डिजीजेज या डिसऑर्डर्स। नर्वस सिस्टम में दो तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डिजीज कंडीशन दो तरह से डेवलप हो सकती हैं। कुछ तो हो सकती हैं द वेस्क्यूलर डिसऑर्डर्स, जिसमें ड्यू टू, ये प्रॉब्लम्स कब आएंगी, जब कोई
नर्वस सिस्टम को ब्लड सप्लाई करने वाली, नर्वस टिश्यू को ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल में ब्लॉकेज आ जाए, ठीक है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू नर्वस सिस्टम टिश्यू, ठीक है। वेस्कुलर डिसऑर्डर उसे कहेंगे क्योंकि नर्वस सिस्टम में इटसेल्फ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? नर्वस सिस्टम को न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो उसका कुछ टिश्यू नॉन फंक्शनल हो सकता है, कुछ पार्ट जो है वो डेड हो सकता है, ठीक है, नॉन फंक्शनल हो जाएगा, वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो असल में प्रॉब्लम कहाँ है? किसी उस ब्लड सप्लाई में है, ठीक है, तो नर्वस सिस्टम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकेगा, ठीक, तो उसमें एबनॉर्मेलिटीज आएंगी, ठीक है। इसी तरह दूसरी हो सकती है फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर मतलब नर्वस सिस्टम में इटसेल्फ कोई, इसके फंक्शन में खुद कोई खराबी आए, ठीक है, इसका फंक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाए, ठीक है। तो फंक्शनल डिसऑर्डर्स क्या है? द अनकंट्रोल्ड, या आप सिंपली लिख दो एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ नर्व्स। नर्वस सिस्टम का क्या काम है? नर्व्स सेंड करना, ठीक है, नर्व इम्पल्स, ठीक है। एबनॉर्मली ब्रेन के मैसेजेस सेंड होंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी में एबनॉर्मल मैसेजेस सेंड होंगे, ठीक है, जिनकी ज़रूरत नहीं है, सही, ठीक। तो वेस्कुलर डिसऑर्डर में अभी हम देखेंगे एपिलेप्सी, ठीक है, और फंक्शनल डिसऑर्डर में हम देखेंगे, सॉरी, ये है पैरालिसिस। वेस्कुलर डिसऑर्डर में हम पैरालिसिस देखेंगे डिटेल में, और फंक्शनल डिसऑर्डर में हम देखेंगे एपिलेप्सी, ठीक है। तो हम देखते हैं एक एक करके इनको। पहले हम देखते हैं पैरालिसिस क्या चीज़ है। पैरालिसिस को हम कॉमनली क्या कहते हैं? फालिज, बहुत कॉमन डिजीज है, हमने देखी हुई है कॉमनली। जैसे कि हमने बताया कि इट इज़ अ वेस्कुलर डिसऑर्डर। वेस्कुलर डिसऑर्डर मतलब ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, इसकी वजह से पैरालिसिस कॉज होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरालिसिस क्या कंडीशन है, किस डिजीज कंडीशन को हम कहते हैं पैरालिसिस। पैरालिसिस में लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ मसल्स होगा, यानी ब्रेन कैन नॉट कंट्रोल द मसल्स, यानी हमारे जो वॉलेंट्री मसल्स हैं, खासतौर पे स्केलेटल मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स जिनको हम अपनी मर्जी से मूव कराते हैं, ठीक है, फेशियल मसल्स जो हैं हमारे आर्म्स के, लेग्स के, नेक के, ठीक है, ये सारे मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे। दे विल बी, आप कह सकते हो, वो स्टेशनरी हो जाएंगे, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, ठीक है, वो स्टक हो जाएंगे एक जगह पे, ठीक। तो paralysis is a condition in which the body loses permanently the control of muscles, ठीक है, ये हो सकता है। अब इसकी टाइप्स भी हो सकती हैं, कौन कौन से मसल्स पे कंट्रोल लूज हुआ है, लेफ्ट और राइट साइड ऑफ बॉडी। इफ ब्रेन लूजेस द कॉन्शियसनेस जो है हमारी, वो हमारे लेफ्ट या राइट साइड के होल मसल्स को, जैसे लेफ्ट बॉडी की राइट साइड के सारे मसल्स से कंट्रोल लूज हो गया है, उनको हम मूव नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट या राइट किसी एक साइड पे हो सकता है। इसके अलावा ओनली एक्सट्रीमिटीज में भी हो सकता है। एक्सट्रीमिटीज क्या है? एक्सट्रीमिटीज वो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं विच आर फार अवे फ्रॉम द सेंट्रल बॉडी एक्सिस, ठीक है, जैसे हमारे लिम्स, जैसे हमारे फीट, ठीक है, विच आर फार अवे फ्रॉम द सेंट्रल बॉडी एक्सिस, ठीक, हमारे हैंड्स भी उसमें आते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है? थर्ड टाइप है इसकी
ऑल द बॉडी। अगर बॉडी के सारे मसल्स से कंट्रोल लूज हो गया है, सारे के सारे मसल्स जो हैं वो मूव नहीं कर सकते पूरी बॉडी, तो पैरालिसिस तीन तरह का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से मसल से, किन मसल से, किस बॉडी पार्ट से कंट्रोल ख़त्म हो चुका है। अगर तो सिर्फ लिम्स मीन्स लेग, आर्म्स, इस तरह से एक्सट्रीमिटीज़ में से कंट्रोल ख़त्म हुआ है, ठीक है, ये तो ऑल बॉडी से, या फिर लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये हो गई टाइप्स इसकी। तो अब हम इसकी कॉजेज देखते हैं। पैरालिसिस की कॉजेज क्या है? नो ब्लड सप्लाई, ये तो हमें पहले से पता है, तो हम ये भी मेंशन कर देते हैं। जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा होगा तो उसका इन द एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन उसका जो टिश्यू है वो फंक्शन छोड़ देगा, और क्योंकि वो डिफरेंट बॉडी मसल्स को कंट्रोल कर रहा होता है तो इसलिए बॉडी मसल्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, ठीक है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड पैरालिसिस। और पैरालिसिस की फिर हम कॉजेज देख लेते हैं क्या हो सकता है। वो क्या वजह होगी कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई स्टॉप हो गई है? एक तो हो सकता है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है? ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर बहुत हाई होने की वजह से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड यानी नर्वस सिस्टम की कोई वेसल बर्स्ट हो जाए, ठीक है। इफ एनी ब्लड वेसल बर्स्ट इनसाइड द नर्वस सिस्टम, ये ब्रेन में भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी हो सकता है, ठीक है। ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी वजह से वो ब्लड वेसल जो है वो बर्स्ट हो गई है, तो वो जिस टिश्यू को, वहाँ पे तो इंटरनल ब्लीडिंग तो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन वो जिस एरिया को ब्लड सप्लाई करने जा रही थी उस एरिया की तो ब्लड सप्लाई रुक गई, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है? द पोलियो वायरस अटैक, ठीक। इसके अलावा पोलियो वायरस भी ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है उसे रोक देता है। उसके अलावा एक थर्ड कॉज है इसकी, ब्लॉकेज ऑफ नर्वस सिस्टम ब्लड वेसल्स, ठीक है। जब एज विद एज क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल की लेयर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, ठीक। तो क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाएगा तो ब्लड वेसल कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो या तो किसी सब्सटेंस की डिपोजिशन की वजह से ब्लड वेसल में ब्लॉकेज हो जाए तो नर्वस सिस्टम को ब्लड सप्लाई शॉर्ट हो जाए, ठीक है। पोलियो वायरस का अटैक हो अगर बॉडी में, तो पोलियो वायरस क्या करता है, नर्वस सिस्टम की ब्लड सप्लाई को ख़त्म कर देता है, ठीक है। इससे जो लिम्स हैं, हमारे लोअर लिम्स जो हैं वो आप कह सकते हो उन्हें पैरालिसिस हो जाता है, ठीक। और स्ट्रोक एक और कंडीशन है जिसमें ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर और ड्यू टू सम किसी भी ड्रग की ओवरडोज या इस तरह से किसी रीज़न की वजह से नर्वस सिस्टम की वेसल्स बर्स्ट कर जाएं, ठीक है। हमने सेकेंड टाइप की जो डिजीज देखनी है वो है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या कंडीशन है? हमने देखा एपिलेप्सी किस टाइप का डिसऑर्डर है, इट इज़ अ फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, यानी नर्वस सिस्टम में जो नर्व इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं वो बगैर वजह के जनरेट होंगी और उनकी जो इंटेंसिटी होगी वो भी एबनॉर्मल होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल नर्व इम्पल्स जनरेशन,
ठीक है, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में एबनॉर्मली नर्व इम्पल्स जनरेट हो रही है। ठीक है, हमें अगर अपने आर्म को, अपने लिम्स को, अपने स्केलेटल मसल्स को मूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस बारे में नहीं सोच रहे कि हमने मूव करना है, लेकिन एबनॉर्मली हमारे मसल्स खुद ब खुद मूव करना शुरू हो जाएं। ठीक है, जैसे कि फिट्स में होता है। ठीक है, जब दौरा पड़ता है तो इसी तरह से कंडीशन हो जाती है। ठीक, तो वो जो कंडीशन होती है वो होती है एपिलेप्सी की। ठीक है, अब एपिलेप्सी कैसी कंडीशन है, ऐसा नहीं होता कि एक बार ऐसा हो, इनको हम सीजर्स कहते हैं। ये जो एबनॉर्मल नर्व इम्पल्स जनरेशन है ना, इसे हम सीजर्स कहते हैं। ठीक है, तो एपिलेप्सी इज unprovoked seizures and they recur। ठीक है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, ये कंडीशन क्या है कि ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई एबनॉर्मल नर्व इम्पल्सेस जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, दिस डिजीज कंडीशन इज कॉल्ड द एपिलेप्सी। और इसके सिम्टम्स क्या अपीयर होंगे, अनप्रोवोक्ड सीजर्स अपीयर होंगे। सीजर्स क्या है, जो हमारे वॉलेंट्री मसल्स थे, जो स्केलेटल मसल्स थे, उनमें अनकंट्रोल्ड, अनकॉन्शियस और अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होना। ठीक है, फास्ट शिवरिंग टाइप मूवमेंट। ठीक है, और अनप्रोवोक्ड सीजर का क्या मतलब है, जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन ना दी जा सके। ठीक है, सीजर्स बहुत सारी वजह से हो सकते हैं, जैसे आपने कोई ड्रग ओवरडोज लिया है तो उसका आपको रिएक्शन हो गया है। ठीक है, किसी मेडिसिन का रिएक्शन हुआ है, उसकी वजह से भी आपको टेम्परेली सीजर्स की कंडीशन हो सकती है। लेकिन अगर आपने कोई ड्रग नहीं लिया, अगर आपका कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है ऐसी, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती सीजर्स की, जो भी पेशेंट में सीजर्स अपीयर हो रहे हैं, तो ऐसे सीजर्स जो बार बार अपीयर हो रहे हैं और अनप्रोवोक्ड हैं, यानी जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती, कि कोई ड्रग, ये तो किसी ड्रग के रिएक्शन में भी नहीं हो रहे, कोई और रीज़न भी नहीं है। ठीक है, तो अनएक्सप्लेन्ड सीजर्स हैं। ठीक है, तो बगैर किसी वजह के सीजर्स अपीयर हो रहे हैं, और बार बार अपीयर होने का मतलब है दैट पर्सन इज दिस, दैट जो पर्सन है उसमें एपिलेप्सी है। ठीक है, वो एपिलेप्टिक है। ठीक, सही, ये हो गए सिम्टम्स। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी कॉजेज क्या हो सकती हैं, क्यों एपिलेप्सी के सिम्टम्स अपीयर होंगे। सबसे पहला तो कॉज है जेनेटिक। जेनेटिक कॉज का मतलब है कि मींस किसी की जीन्स में ऐसा, जीन्स आर फॉल्टी, तो फिर क्या होगा, यानी किसी की फैमिली हिस्ट्री में, किसी की प्रीवियस जनरेशन को, पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को अगर एपिलेप्सी थी, तो ये चांस है कि उनकी जीन्स में वो एपिलेप्सी की जो जीन्स हैं वो ट्रांसफ़र होंगी उनकी नेक्स्ट जनरेशन में। तो फर्स्ट कॉज इज द जेनेटिक या इनहेरिटेंस। सेकेंड कॉज इज डेवलपमेंटल फॉल्ट्स, यानी जब डेवलपमेंट, कौन सी डेवलपमेंट किसे कहते हैं, मॉडिफिकेशन बॉडी की। ठीक है, तो जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक न्यू इंडिविजुअल के डेवलप हो रहे होते हैं ना, एट द एम्ब्रियो स्टेज, तो उस स्टेज में डेवलपमेंट के दौरान ही कुछ चेंजेस आ जाना। ठीक है, ब्रेन के, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटीज आ जाना, तो इस वजह से भी लेटर ऑन जो वो इंडिविजुअल होगा उसमें एपिलेप्सी अपीयर होगी। इसके अलावा जो थर्ड कॉज है एपिलेप्सी की, it is the trauma and infection। ठीक है, नर्वस सिस्टम में कोई भी इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से भी एपिलेप्सी हो सकती है। ठीक, अब हम देखते हैं इसका क्योर, एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो एपिलेप्सी, क्योंकि हमने अभी मेंशन किया कि अनप्रोवोक्ड सीजर्स हैं, यानी जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती कि वो क्यों हो रहे हैं। ठीक है, कोई वजह नहीं बताई जा सकती कि कब और क्यों ये सीजर्स अपीयर होते हैं, बस ये टाइम टू टाइम अनकॉन्शियसली उस पेशेंट में अपीयर होंगे। ठीक है, द पेशेंट इज़ नॉट अवेयर ऑफ दैट कंडीशन कि वो क्या कर रहा था, शिवर कर रहा था या ये सब कुछ। ठीक है,
तो क्या किया जाए एपिलेप्सी को प्रिवेंट करने के लिए, या एपिलेप्सी का क्योर क्या होता है? तो एपिलेप्सी का एक ही टेम्पररी ट्रीटमेंट हो सकता है कि रेगुलर बेसिस पे एंटी एपिलेप्टिक या एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स दिया जाए इस पेशेंट को। ठीक, टाइम टू टाइम इसकी डोज लेनी पड़ती है वरना एपिलेप्सी के सीजर्स अपीयर होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग तो ठीक है, यानी एपिलेप्सी को कंट्रोल करने वाला, लेकिन एंटी कन्वल्सिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एपिलेप्सी जो कंडीशन है इसमें अनकंट्रोल्ड कन्वर्जन्स होती हैं लिम्स की। ठीक है, हैंड, फीट और हमारे जॉ, इन सब की जो है वो कंट्रैक्शन होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, सीवियर किस्म की कंट्रैक्शन होती है। ठीक, यहाँ पे आपका चैप्टर एंड हो गया है।